गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे फिनिशिंग का टॉपिक चल रहा है। इसमें मैंने 9 प्रकार की आपको फिनिशेस बताई हैं। ये मैकेनिकल फिनिशेस चल रही है हमारी। आपको बताया था कि फिनिशेस 2 प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल फिनिशेस हम कर रहे हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारी इसमें फिनिशेस बताई हैं। जैसे आपको बताया था इसमें साइजिंग का है, क्लैंडरिंग, टेंटरिंग, और इसके अंदर थी हमारी शेयरिंग एंड ब्रशिंग, और इसमें आती थी मोयरिंग, एम्बोजिंग, ये नैपिंग। ये काफ़ी सारे फिनिशेस हमने इसमें की हैं। आगे आज हम करेंगे ग्लेजिंग। ग्लेजिंग फिनिश करेंगे। ग्लेजिंग में क्या करते हैं, वस्त्रों को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है। इसमें जिन वस्त्रों पर चमक कम होती है उनको ग्लेजिंग प्रक्रिया द्वारा चमक उत्पन्न की जाती है। इस परिचर्या में ग्लेजिंग करने से पहले वस्त्र को साइजिंग कर दिया जाता है। साइजिंग के लिए आपको बताया था मोम, गोंद अथवा अन्य जो भी केमिकल प्रोडक्ट हैं वो इनके ऊपर लगाए जाते हैं साइजिंग के लिए। ग्लेजिंग के लिए 3 रोलर्स की आवश्यकता होती है। 3 रोलरों की आवश्यकता होती है। इसमें साइजिंग किए हुए वस्त्रों को एक के बाद एक करके 3 रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है। प्रत्येक रोलर की गति पहले वाले रोलर की अपेक्षा अधिक होती है। 3 रोलर होते हैं, एक की गति कम, फिर दूसरे की उससे अधिक और तीसरे की उससे भी अधिक होती है। रोलरों के ताप एवं दबाव से वस्त्र की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। रोलरों से वस्त्र पर ताप और दाब लगाया जाता है इसके ऊपर, जिससे वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। आपको पहले भी बताया था कि जब वस्त्र उसके बीच में से निकलते हैं तो रेशे होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, परंतु इसमें और क्या करते हैं, ताप और दाब लगाया जाता है। और साथ में आपको बताया था इसमें साइजिंग कर दी जाती है। वस्त्र पर पहले ही स्टार्च, गोंद, मांड इत्यादि उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे उसकी चमक में वृद्धि हो जाती है। कड़ा करने वाले पदार्थ से एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। अतः जो वस्त्र होता है वो नवीन, कांति युक्त और सौंदर्य लिए हुए होता है, काफी सुंदर लगने लग जाता है ग्लेजिंग के बाद में। अब अगली बात करते हैं राइजिंग। फिनिश है ये, राइजिंग फिनिश है। इसमें क्या करते हैं, फिनिश के अंदर राइजिंग फिनिश है। इसके अंदर जो सस्ते वस्त्र होते हैं, जो सस्ते कपड़े होते हैं, सस्ते वस्त्र होते हैं, उनमें चमक लाकर उन्हें अधिक सुंदर बनाया जाता है, ताकि यह सहजता से व्यक्ति का मन मोह ले और उसे अपनी ओर आकर्षित करे, ताकि बाजार में वह बिक जाए, उचित दाम पर वह बिक जाए। इस परिसज्जा के लिए लोहे के रोलरों पर तिरछी बारीक बारीक रेखाएं खुदी रहती हैं। ये रेखाएं प्रति इंच 550 से 600 तक की होती हैं, यानी जो इतनी बारीक होती हैं
550 से 600 लाइनें इसके अंदर ऐसे बनी हुई होती हैं, तिरछी लाइनें होती हैं। ये रोलरों पर खुदी हुई होती हैं। जब वस्त्रों को रोलरों के बीच से होकर गुजारा जाता है तो ये रेखाएं वस्त्रों पर उभर जाती है, और जब इनके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरती हैं या पड़ती हैं तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट होती है, उनसे प्रकाश फैलता हुआ दिखाई देता है और कपड़े में चमक आ जाती है। इस प्रकार की जो चमक है वो कोट है, अस्तर के जो वस्त्र होते हैं उनके अंदर लाई जाती है। आप कई बार देखते हैं कि जो कोट वगैरह होते हैं उनके अंदर लाइनिंग लगी होती है। आप उन लाइनिंग को ध्यान से देखना कि उनमें एक अलग सी चमक होती है, लाइनिंग भी होती है। तो वही क्या है, सिरिंजाइजिंग प्रोसेस होती है जिनके अंदर इसको करते हैं। अगली है हमारी फिनिश है सेंफोराइजिंग प्रोसेस, सेंफोराइजिंग है ये। सेंफोराइजिंग ये एक ट्रेडमार्क है ये, ना कि इसको एक ट्रेडमार्क की तरह यूज करते हैं, जो इस बात की गारंटी देता है कि बार बार धुलाई के पश्चात भी वस्त्र बिल्कुल भी सिकुड़ेगा नहीं। यानी जिस वस्त्र पर सेंफोराइजिंग लिखा होगा, इट मीन्स उसका क्या मतलब हुआ कि वो एक तरह की गारंटी देता है, एक ये क्या है, ट्रेडमार्क है। जो गारंटी देता है कि ये कपड़ा बार बार की धुलाई के बाद में सिकुड़ेगा नहीं, इस बार की ये गारंटी देता है। सेंफोराइजिंग परिसज्जा वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए दी जाती है। जो सेंफोराइजिंग की जो मोहर होती है वो वस्त्र की थान के प्रति मीटर कपड़े पर लगी रहती है। 1 मीटर जब कपड़ा हो जाता है तो उसकी एज के ऊपर, या बीच में भी लिख देते हैं, पर एज के ऊपर जो उसकी किनारी होती है उसके ऊपर ये ट्रेडमार्क लगा होता है। और ये आपको बताया कि उससे पता चल जाता है कि ये कपड़ा श्रिंक नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जब कपड़ा करघे पर से उतारा जाता है तो आपको बताया था वो टेढ़ा मेढ़ा होता है और उसकी जो आकृति होती है वो अस्थिर होती है। तो उससे क्या होता है, टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा उसके आकार को या उसकी आकृति को ठीक किया जाता है। आपको बताया था कि टेंटरिंग करते हैं जिसमें उसके आकार को इक्वल किया जाता है, जहाँ से टेढ़ा मेढ़ा है उसको चारों तरफ से बराबर कर दिया जाता है। परंतु जब इन परिसज्जा से युक्त वस्त्र की धुलाई की जाती है तो 1 या 2 धुलाई के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और उनकी जो शेप होती है, उनकी जो आकृति है वो खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ही सेंफोराइजिंग परिसज्जा कपड़ों पर दी जाती है। इसमें जिस मशीन से सेंफोराइजिंग प्रोसेस की जाती है उसमें वाष्प द्वारा गर्म रोलर लगे होते हैं और वस्त्र को इन रोलरों से सीधे न गुजार कर रोलर में लगे कंबलों के बीच से होकर गुजारा जाता है। रोलर्स के बीच में कंबल लगे होते हैं, उन पर कंबल लगे होते हैं जिसके बीच से कपड़ों को गुजारा जाता है। कंबल होने के कारण रोलर के दबाव से वस्त्र उतने ही खिंचते और दबते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। जितने वो सिकुड़ने होते हैं उतने वो सिकुड़ जाते हैं, बाकी वो अपनी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार वस्त्र बार बार की धुलाई के पश्चात भी सिकुड़ता नहीं है और रोलर के दबाव से वस्त्र चिकने और चमकदार भी हो जाते हैं। तो ये थी हमारी सेंफोराइजिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं क्रेपिंग की बात करते हैं। चुन्नटे हैं,
करते हैं, क्रेपिंग है। आप कई बार देखते हैं क्रेपिंग द्वारा चुन्नटे डालना, क्रेपिंग द्वारा वस्त्र पर चुन्नटे डाली जाती है। इसमें ये जो विधि है दोनों प्रकार से की जाती है, रासायनिक से भी और यांत्रिक से भी, दोनों प्रकार से की जाती है, मैकेनिकल और केमिकल। दोनों प्रकार से ये फिनिशेस इसके अंतर्गत की जाती है। अब यांत्रिक विधि से क्या है, इसमें चुन्नटे डाल देते हैं। यांत्रिक विधि से जब इसमें चुन्नटे डालते हैं तो ये एक अस्थायी परिसज्जा होती है, यानी 2 दिन धुलाई के बाद ही जो हमने मैकेनिक यानी मशीनों से जो परिसज्जा डाली है वो 2-3 धुलाई के बाद ही निकल जाती है। और जो केमिकल्स के द्वारा जो हम वस्त्र पर चुन्नटे डालते हैं वो परमानेंट फिनिश होती है, परमानेंट रहती है, ये धुलाई के बाद में खराब नहीं होती है, बार बार की धुलाई से ये खराब नहीं होती। ताप शून्य रेशों में इस परिसज्जा द्वारा स्थायी चुन्नटे डाली जाती है, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, इस प्रकार के जो रेशे हैं उनमें परिसज्जाएं डाली जाती है। रासायनिक विधि द्वारा भी जो चुन्नटे डाली जाती हैं वो स्थायी होती है, आपको बताया है। इस परिसज्जा के लिए जो मशीनें प्रयुक्त की जाती है उनमें 2 रोलर्स लगे होते हैं। इन रोलरों में बराबर की दूरी पर दांत लगे होते हैं। रोलरों को वाष्प में से गर्म किया जाता है पहले तो। जब इन रोलरों के मध्य से वस्त्र को गुजारा जाता है तो रोलरों में दांत जो होते हैं, दांत वस्त्र को सिकोड़ कर चुन्नटे बना देते हैं। जो रोलर्स होते हैं उनके बीच में दांते नुमा होते हैं, तो वो जैसे ही वस्त्र उनके बीच में से गुजरता है तो वो रोलर क्या करते हैं, वो कपड़े को इकट्ठा करके उसमें चुन्नटे डालते हुए चली जाती हैं। और रासायनिक विधि से चुन्नटे बनाने के लिए इसमें कास्टिक सोडे की सहायता ली जाती है। कास्टिक सोडा यूज में किया जाता है। जब केमिकल फिनिश हम जब देते हैं तो कास्टिक सोडे का यूज करते हैं इसके अंदर। और रेशमी जो वस्त्र होते हैं उन पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, H2SO4 यूज करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है केमिकल फिनिश के लिए। इसमें इस परिसज्जा के लिए पहले वस्त्र को कास्टिक सोडे के घोल में डाला जाता है, फिर सोडे की पेस्ट बनाकर ब्रश की सहायता से वस्त्र की सतह पर विभिन्न प्रकार की जो भी डिजाइन डालनी होती, जिस प्रकार की भी चुन्नटें डालनी होती है वो उसके ऊपर बनाई जाती है। जहाँ जहाँ पेस्ट होता है वहाँ वहाँ से वो वस्त्र सिकुड़ जाते हैं और चुन्नटें पड़ जाती हैं। शेष जगहों पर वस्त्र नहीं सिकुड़ता है और क्रेपिंग परिसज्जा वाले वस्त्रों में फैलने व सिकुड़ने दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था हमारा, आप देखते हैं जिस भी वस्त्र में क्रेपिंग की जाती है, चुन्नट डाली जाती है, वो फैल भी जाता है और वापस हम उसको खींचते हैं तो वो फैल जाता है और वापस अपनी जगह, अपनी आकृति को वापस पा लेता है और वैसे ही वो सिकुड़ जाता है। तो ये दोनों गुण उसके अंदर होते हैं। तो हमने ये आज का जो हमारा है मैकेनिकल जो फिनिशेज हैं वो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। इनमें आपको बताया था जो ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग में क्या किया जाता है, वस्त्र को चमकदार बनाया जाता है। श्रिनराइजिंग जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको बताया वस्त्र को सिकुड़ने से रोकने के लिए इस पर इसमें क्या है, सुंदर, चमकदार और आकर्षक बनाया जाता है। श्रिनराइजिंग जो प्रोसेस है इसमें, और सल्फ्यूराइजिंग है, इसमें आपको बताया था कि एक तरह से ये ट्रेडमार्क होता है, ये वस्त्र को सिकुड़ने से रोकता है, उसके लिए ये प्रोसेस की जाती है। और चुन्नटें हैं, चुन्नटें डालना यानी क्रेपिंग में क्या करते हैं, दोनों तरह से फिनिशेस करते हैं।
जिसमें क्या किया था हमने, कास्टिक मैकेनिकल में तो मशीनर जो रोलर्स होते हैं उनमें दांते लगे होते हैं, और केमिकल में कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और जहां जहां पर सल्फ्यूरिक कास्टिक सोडा जहां पर लगा होता है, इसको घोल में डाला जाता है, और जहां पर भी ये लगा होता है पेस्ट, वहां से कपड़ा सिकुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस की जाती हैं। आपको इसमें और बताई थी ग्लेजिंग में ये सारा आज का हमारा हो गया। टेंटरिंग में आपको बताया था कि वस्त्रों को चारों तरफ से बराबर किया जाता है, जो हमने टेंटरिंग की थी। और कुटाई में क्या किया जाता है, कुटाई विधि जो थी, कुटाई जो परिसज्जा थी, उसमें वस्त्र की सतह को चिकना बनाया जाता है। सिंजिंग जो की थी, सिंजिंग में क्या है, जो ऊपर की तरफ गांठे धागे वगैरह जो भी होते हैं उनको उसमें झुलसाकर उनको चिकना किया जाता है। ये भी क्या है, चिकना ही करने की प्रोसेस है, वस्त्र को चिकना किया जाता है, लेकिन इसमें वस्त्र को झुलसाया जाता है, रोलर्स के उसमें ताप पर से इनको गुजारा जाता है। फिर था रोए को काटना और झाड़ना, कि वस्त्र पर जो एक्स्ट्रा रोए होते हैं उनको रोलर्स के बीच में चाकू और ब्रश लगे होते हैं, पहले ब्रश के द्वारा उनको जो गांठे वगैरह होते हैं, जो रोए होते हैं, उनको ऊपर उठाया जाता है, फिर उनको पीछे पीछे क्या होते हैं, चाकू लगा होता है, वो उन जो रोए होते हैं उनको काटते हुए चले जाते हैं। तो ये रोए काटने का था। साइजिंग और ड्रेसिंग में आपको क्या बताया था, साइजिंग थी, तो साइजिंग में जो सरफेस के जो भी दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए वस्त्र को साइजिंग की जाती है, जैसे कि उसमें स्टार्च मांड वगैरह उन पे वस्त्र को लगाया जाता है। मोयरिंग में आपको बताया था, मोयरिंग में वस्त्र की सतह पर पानी की लहरों जैसा इफेक्ट पड़ता है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होते तो ऐसे लगता है जैसे पानी उसके ऊपर बह रहा है। एम्बोजिंग में आपको बताया था कि जो नक्काशी है उसमें बताया कि रोलर्स के ऊपर डिज़ाइन खुदे हुए होते हैं, नमूने खुदे हुए होते हैं, उनको उस पर ताप व दाब से कपड़े पर उसको बीच में से गुजारा जाता है, जिससे एक तरफ कपड़ा दब जाता है और एक तरफ उभर जाता है। तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बताया था, जो तौलिए वगैरह होते हैं या कर्टन्स वगैरह में भी होते हैं ये डिज़ाइन, जिसमें आपको एक तरफ उभार और एक तरफ चपटा दिखाई देता है। और हमने इसमें बात की थी, तो ये थी हमारी सारी प्रोसेस थी। तो हमारी जो यांत्रिक परिसज्जाएं हैं वो कंप्लीट हो गई हैं यहीं पर। तो अगली क्लास में हम रासायनिक परिसज्जाएं स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।